हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम जो इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके की सीरीज़ कर रहे हैं उसका ये अगला पार्ट है। स्टैटिक जीके की सीरीज़ में होगा क्या कि आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, साथ में डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ उनको डिस्कस किया जाएगा। इस तरीके से आपका उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम की एक अच्छी तैयारी और आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिविज़न हो जाएगा। दूसरा, आप ऐसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें जीएस का पार्ट आता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आपको करना क्या है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ के कोशिश करनी है कि आप आंसर दे पाएँ। अगर आपको ये क्वेश्चन टाइम लग रहा है पढ़ने में तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, लेकिन हम जल्द क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो पाए और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है, ताकि कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो। पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। आप सभी को मालूम होगा ओपेक के बारे में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका स्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था। इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है ना। इराक बगदाद में इसका जो था स्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपको बताना है। अगर आपको ये मालूम चल गया है तो अच्छी बात है, याद है तो बहुत ही बढ़िया। नहीं मालूम है तो आपको जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके हेडक्वार्टर के बारे में, उनके कंट्री मेंबर्स कितने हैं इसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे ओपेक के अभी वर्तमान में 13 मेंबर हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, वर्ल्ड बैंक होता है, इसरो है, नासा है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। कुछ इसरो और नासा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, सार्क है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है। ये सारी वीडियोस आपको पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। उस क्वेश्चन का ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख सकते हैं। हमने ओपेक की बात कर ली है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया गया? देखिए, अर्थशास्त्र के फील्ड में माफ कीजिएगा, नोबेल जो है, नोबेल प्राइज जो है ये दिया जाता है 6 फील्ड में। कितने फील्ड में दिया जाता है? बोलो 6 फील्ड में, मतलब 6 एरियाज हैं जिनमें दिया जाता है। उसमें से अर्थशास्त्र, यानी कि अगर आप देखें तो नोबेल प्राइज देना जो स्टार्ट किया वो किया कब से? तो बोलोगे 1901 से किया। बात बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स का कब से दिया? आंसर हो जाएगा 1969। समझ पा रहे हो? आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में ये पहली बार दिया गया। इकोनॉमिक्स का 1969 में स्टार्ट हुआ। उससे पहले 1901 में नोबेल प्राइज दिए गए थे। 6 फील्ड की बात है, मैंने कहा 6 फील्ड होते हैं। कितने फील्ड होते हैं? 6। एक इकोनॉमिक्स आपके सामने है, बाकी जोड़ लो तो जरा याद करो साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो बोलोगे फिजिक्स होता है जी, केमिस्ट्री होता है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बायोलॉजी होता है, लेकिन उसको बायोलॉजी नहीं, उसको मेडिसिन साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिसिन, ठीक है। तो 3 हो गए। इको को हम ऐड कर चुके हैं। तो एक प्राइज होता है लिटरेचर, ये है आर्ट्स का लिटरेचर, ठीक है। साहित्य बोल दो, लिटरेचर जिनको नहीं समझ आ रहा, साहित्य। 4 हो गए। 5वां ये हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया 5वां। छठा कौन सा है? तो एक है शांति, पीस का प्राइज, है ना। सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हो, मानवता के लिए काम कर रहे हो, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय। नोबेल प्राइज की बात है तो हमने एक और क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर लिया कि नोबेल प्राइज विनर कौन है जो पहले भारतीय थे, मतलब भारतीय लोगों ने अगर ये जीता है तो आपको बताना है कि भाई पहले भारतीय कौन थे। आसान क्वेश्चन है। साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है 1913 को। 1913 में जब भारत गुलाम था उस समय पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दे दिया गया था, क्योंकि नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग कब हुई है? 1901 में नोबेल प्राइज पहली बार दिए गए थे। ये याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि। आगे चलते हैं। यह है इन्फॉर्मेशन। पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के साथ आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हैं। अपनी तैयारी धुआंधार तरीके से करने के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, यूके पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के लिए स्पेशल बैच चल रहा है। आप क्या कर सकते हैं? पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश में एनरोल कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेज में, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड बुक है, ये बुक का नाम है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट की बुक्स का भी हमने एक पार्ट किया हुआ है, आपको मिलेगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक? तो आपके पास 4 ऑप्शन, तुक्का मारेंगे आप। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मुझे बताना, जो डिवाइड किया जाता है, बोला जाता है अगर आपके पास प्रसाद है तो बेटा इस प्रसाद को सबसे ज़्यादा बांट दो प्रसाद को। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो इंडिया डिवाइडेड, बस इतना याद करना है। जैसे तुमने डिवाइड याद किया, तुम्हें क्या याद रखना है? प्रसाद बांटा जाता है, और प्रसाद बांटा जाएगा तो भगवान खुश होगा और आपको लगेगी सरकारी नौकरी, ऐसा माना
जाता है। आगे देखिए, सिडबी की बात कर रहे हैं। सिडबी क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म पूछा है कल भी आपसे, बहुत सारे फुल फॉर्म, नासा का फुल फॉर्म, लेजर, इस तरह का प्रैक्टिस कि टोटल आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेडिकेटेड एक एग्जाम कैसा आएगा ये आपको इसमें देखने को मिले। हम बात कर रहे हैं सिडबी की। सिडबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, मैं आपको बता दूं, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर है भाई, आज हेडक्वार्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो नवाबों की नगरी है लखनऊ, ठीक है, नवाबों की नगरी है लखनऊ, और वहां पर इसका है हेडक्वार्टर। कहां पर है? लखनऊ में है, हेडक्वार्टर है लखनऊ में है, हेडक्वार्टर, ठीक है। तो इसको देखो, स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, नहीं ऐसा नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंटल बैंकर इंस्टीट्यूट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डिजाइंड बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। फुल फॉर्म है ये। सिडबी क्या करता है? जो हमारे होते हैं ना एमएसएमई, छोटे लघु उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग जो होते हैं उन उद्योगों को, उन इंडस्ट्रीज के बारे में सोचता है, उन इंडस्ट्रीज को बैंक से लोन प्रोवाइड करवाता है या उनको देता है कि वो किस तरह से ग्रो कर पाए, ठीक है। सिडबी ये देखता है, ये इसकी फुल फॉर्म है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, एमएसएमई के लिए। कब बना है? 1990 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए जाएं जो आपके एग्जाम में आते हो। ये क्वेश्चन है, कहा मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया किसका भाग है? ये कॉर्निया टर्म कहाँ से सुना आपने? तो बोलोगे बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बिल्कुल, हमने हर पार्ट से इसमें क्वेश्चन रखे हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि तो आंख की बात आप कर रहे हो, कहाँ की बात आप कर रहे हो? कॉर्निया आंख में होती है, तो क्या काम होता है, क्या किया जाता है? तो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारा और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? आंसर मिल गया होगा कि आंसर है कॉर्निया। तो जरा फोटो दिखाते हैं और तुम्हें 10th क्लास की बुक याद कराते हैं। 9th और 10th में इस तरह का डायग्राम होता था, आइल्ड, पपिल, स्केलर, आइरिस, और ये रहा आपका कॉर्निया, ठीक है, ये रहा कॉर्निया भाई। कॉर्निया इस पार्ट को कहा गया है। आ रही है बात समझ में? ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होती है, इसी को कॉर्निया कहा जाता है। और जब किसी को नेत्रदान किया जाता है तो उसको कॉर्निया का पार्ट ही दिया जाता है। ये वाली बात आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। कैडमियम प्रदूषण का एक कारण है, कहा गया कैडमियम प्रदूषण का कारण है। तो बताओ कि इससे कौन सा रोग हो जाएगा? क्या मीना माता हो जाएगा, ब्लैकफुट हो जाएगा, डिस्लेक्सिया हो जाएगा, या इटाई इटाई हो जाएगा? रोगों के कारण है। कल भी एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन इस तरह के थे। इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम की वजह से। मीना माता की वजह से कौन सा होता, किस रोग का कारण है? तो पारा, मरकरी की वजह से होता है मीना माता का रोग। आगे चलते हैं और समझते हैं। 13 ताली लोक नृत्य, तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कुछ फोक डांस होते हैं, कुछ फोक डांस, और कुछ होते हैं क्लासिकल डांस। तो अब पूरा पूरा नहीं जाऊंगा। क्लासिकल डांस है, तुक्का मार लिया होगा। 13 ताली का डांस है तो राजस्थान के लिए हो जाएगा, जैसे घूमर वहाँ का प्रसिद्ध है, इसी तरह से राजस्थान का 13 ताली एक लोक नृत्य क्या है? फोक डांस। क्लासिकल डांस तो कुछ ही है, 8, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, है ना, इस तरह के हैं, तो वो याद किए जा सकते हैं बार बार। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? देखो, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो क्वेश्चन इस तरह के हैं जो तुम्हारे पुलिस के एग्जाम के साथ, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम्स को अच्छे से कवर करेंगे और तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? आंसर बता दे रहे हैं, पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात ये हो रही है, साउथ अमेरिका की, वहां के घासों को पंपास कहते हैं। प्रेरीज है तो प्रेरीज आ जाएगा साउथ अमेरिका। क्या आ जाएगा? साउथ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। सवाना आ जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, सवाना आ जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका, ये भी साउथ अफ्रीका ही आएगा, ये भी साउथ अफ्रीका ही आएगा। आगे चलते हैं। पंपास ये लिखा हुआ है, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का क्या, कौन सा देश? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील स्थित घास का मैदान है। तो ये छोटी सी बात है, आपको ये समझ लेनी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। क्वेश्चन थोड़ा आराम से पकड़ना क्योंकि लेवल का क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागर की बात करूं तो इसको बोला जा रहा है मेडिटेरियन सी। क्या बोला जा रहा है? मेडिटेरियन सी बोला जा रहा है। भूमध्य सागर की बात है ये, ठीक है।
तो उस वर्षा को कैसे पहचाना जाता है? सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र को पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? तो भैया शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में खूब बारिश होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। जरा समझना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़ों में सर्वाधिक वर्षा होती है, शीतकाल में इस क्षेत्र में चक्रवातीय प्रकार की वर्षा होती है, या ग्रीष्मकाल शुष्क एवं गर्म होती है। इस क्षेत्र को विश्व का बगीचा कहा जाता है। इस क्षेत्र को विश्व का बगीचा कहा जाता है। भूमध्य सागर में शीतकाल में भी बारिश हो रही है। देखो, अब ये उन लोगों को समझ आएगा जो लोग ठीक ठाक तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी है, उनको ये एक अच्छा क्वेश्चन लगेगा, और इस अच्छे क्वेश्चन के लिए वो करेंगे इस वीडियो को लाइक। ठीक है, अब आ जाओ। बोला स्थानीय पवन होती है, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी से ले लो। कहा कुछ देश है वहां पर चलने वाली कुछ हवाएं, जैसे भारत में ग्रीष्म ऋतु में एक हवा चलती है, एक पवन चलती है भारत में। ठीक है, कौन सी चलती है बोलोगे तो बोलेंगे लू चलती है, लू चलती है भारत में। ठीक है, गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलती है, चीन में चलती है, फ्रांस में चलती है, वेस्ट इंडीज में चलती है, और उसके कुछ नाम हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया विली विली, ठीक है, ये यहाँ का नाम है। चीन में चलता है टाइफून, चीन में चलता है। फ्रांस में मिस्ट्रल चलती है फ्रांस में। वेस्ट इंडीज, अमेरिका वाले हिस्से में, अटलांटिक हिस्से में आपको मिलेंगे हरिकेन। ठीक है, हरिकेन तूफानों के नाम है ये, जब ये हवाएं बहुत स्पीड से बहने लगती हैं, 145 किलोमीटर से ज़्यादा पर आवर, ज़्यादा स्पीड इनकी हो जाती है, तो इनको कहा जाता है चक्रवात। विश्व में सबसे बड़ी, देखो अंग्रेजी में लिखा है बिगेस्ट, ये आपको बताना था, क्योंकि लार्जेस्ट और बिगेस्ट दो चीज़ें होती हैं, आपको बिगेस्ट याद रखना है। खाड़ी कौन सी है विश्व में सबसे बड़ी, बिगेस्ट खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। आंसर आसान है। आप देखेंगे बिगेस्ट खाड़ी होती है बंगाल की, क्यों होती है और लार्जेस्ट क्यों होती है तो वो भी बता देंगे। देखो, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या? लार्जेस्ट में कौन सी? मैक्सिको गल्फ कहा जाता है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल है। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब ये बिगेस्ट से, बी से बंगाल याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर खाड़ी पूछा जाए, सबसे बड़ी पूछा जाए, तो ध्यान रखना बिगेस्ट और लार्जेस्ट के मामले में इंग्लिश वर्जन हमेशा देख लेना। ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ यूपी पीसीएस से लिए गए हैं, कुछ उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन हैं, और कई उत्तराखंड एग्जाम में जो प्रीवियस आपके ग्रुप सी समूगा के एग्जाम हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। एसएससी से कुछ क्वेश्चन आए हैं, एसएससी के हैं कुछ लेवल, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो सीडीएस के भी हैं, प्रीवियस ईयर है भाई। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना खाई, मरियाना ट्रेंच इसे कहा जाता है, चैलेंजर ट्रेंच इसे कह सकते हैं। कहाँ स्थित है? मरियाना ट्रेंच। आंसर है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। यही 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओशियन है हमारे यहाँ, है ना। 4 इंपॉर्टेंट ओशियन है, और इन इंपॉर्टेंट ओशियंस में होता क्या है कि कुछ मरियाना ट्रेंच जैसी खाई पाई जाती है, कुछ घास के स्थल, सारगैसम पहले बात कर चुके हैं, ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम सब चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, आपको याद दिलाते चलेंगे। आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं और समझते हैं मरियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर, कहां पर? मरियाना के द्वीप के आइलैंड के पूर्वी भाग पर चाप के आकार में फैला है। इसकी उत्पत्ति प्लेटों के क्षेपण से हुई है। इस गर्त की खोज 1948 में एचएमएस चैलेंजर ने की थी। तो 2 बातें याद रख लो, और ये भी याद रख लो कि मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में। कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन में। इसकी गहराई बताई गई है 11 किलोमीटर कह सकते हो आप इसे, 11,033 मीटर, 11 किलोमीटर कह सकते हो। या विश्व का सबसे गहरा गर्त मतलब होता है खड्डा, है ना, वो है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ये क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई देश। एशिया कॉन्टिनेंट का कौन सा देश है? पाकिस्तान है, जापान है, भारत है या चीन है? तो आप ढूंढेंगे इसका आंसर, आपको याद आएगी अक्षय कुमार की मूवी मॉम, मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है, मार्स। तो देखो जरा यहाँ पर वो बात है, सारी इंफॉर्मेशन है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं। क्या रिपीट होता है ये बता दूं मैं आपको कि मार्स ऑर्बिट मिशन किस संगठन ने भेजा था? तो बोलेंगे इसरो ने। डेट पूछ लेते हैं, 5 नवंबर 2013 की ये बात है। ठीक है, समय को छोड़ सकते हो। कहाँ से भेजा था? बोलोगे आंध्र प्रदेश से, के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अंतरिक्ष यान, उसका जो प्रक्षेपण यान था, जो लॉन्चिंग व्हीकल था, वो कौन सा था? तो PSLV था। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। जो नाम है जिससे छोड़ा जा रहा है उसी का नाम है लॉन्च व्हीकल। कौन सा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कौन सा? C-25, उसका नंबर है C-25। सफलतापूर्वक छोड़ा गया। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व का अपने प्रथम प्रयास में, देखो ये एक लाइन है, विश्व में प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला एशियाई देश बना है।
पहला एशियाई देश पहले ही प्रयास में। तो आंसर आसान है, इंडिया की ही बात है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है ये बताएंगे। भारत का पहला कंप्यूटर है ना, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो कहाँ पर स्टैब्लिश किए गए थे, कहाँ पर उसे रखा गया था, कहाँ पर यूज़ किया गया था, बात ये वाली है। तो आंसर है भारतीय सांख्यिकी स्टैटिकल इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता वाला। कहाँ का? कलकत्ता वाला भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, इसको रखा गया था। क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था HEC2M, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में वर्ष 1956, समझ रहे हो आप, में स्थापित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, कभी भी इस तरह का स्टैटिक डेटा जीके आपके एग्जाम में आ सकता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आसान क्वेश्चन है। हमने कहा है कि हम साइंस के भी एमसीक्यूज में कवर करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि जो वाइटमिन्स होते हैं वो या तो फैट सॉल्यूबल होते हैं या होते हैं वाटर सॉल्यूबल, है ना, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, है ना, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है। तो देखो फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल दो ही होते हैं, मतलब वाटर सॉल्यूबल दो ही होते हैं, ये होते हैं बी और सी, ठीक है, बी और सी होते हैं। तो जब पानी धोने से, धोना क्या, पानी से तो धोएंगे, पानी से धोया, जैसे ही सब्जियों को पानी से धोया तो कौन से विटामिन्स चले जाएंगे भाई साहब? बी और सी चले जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन एक ही है, अगर बी और सी भी होते तो वही आंसर होता, ADEK, ADEK। इसे उल्टा पढ़ोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक ही बार में याद कर लोगे कि फैट सॉल्यूबल हैं या वसा में घुलनशील हैं। तो ये होता है, बायोलॉजी को पढ़िए, कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये 1 2 3 हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके 5 6 7 11 12 ऐसे कर लो, और सी तो सी है ही। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, चाहो तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बी और सी ही जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन है, ECG किसकी गतिविधि को नापता है? क्या? ECG। तो देखो जैसे इसका फुल फॉर्म करोगे ना, इलेक्ट्रोग्राफ कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये इसका फुल फॉर्म होगा। कार्डियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय से संबंधित। तो ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हृदय की गतिविधि को। इससे हृदय का मेजरमेंट किया जाता है, मतलब उसको नापा जाता है, उसकी धड़कन को चेक किया जाता है, और ये आपके जो है चिकित्सा में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, देखो इकोनॉमिक्स की भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए। पंचवर्षीय योजनाएं आपने सुना होगा, उसी का क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? पहली बात तो ये पंचवर्षीय योजनाएं, अगर आपको प्लानिंग कमीशन के बारे में मालूम है, क्या है प्लानिंग कमीशन, कब बना था? 1950 में। कब? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। वर्तमान समय में नीति आयोग के बदले पब्लिक प्लानिंग कमीशन के बदले कौन आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी से, मतलब प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया गया है, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया गया है, वो हो गया नीति आयोग। भाई प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? तो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान आपको देखने को मिलते थे, 5 ईयर प्लान देखने को मिलते थे। कब से कब तक थे? 1951 से और 2000 और 2017 तक थे। इस ड्यूरेशन में पूरे 12 5 ईयर प्लान आए हैं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाओं में हर किसी में कोई ना कोई एक मॉडल हुआ करता था। यहाँ पर जो दूसरा मॉडल था वो था महालनोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महालनोबिस थे ये, पीसी महालनोबिस द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब उसका मॉडल जो था, है ना, उसका स्ट्रक्चर जो था, उस योजना में जो रिकमेंडेशंस थी वो इन्हीं की थी और उसको लॉन्च किया गया था। दूसरी थी तो पहली 1951 में स्टार्ट हुई है, 5 साल जोड़ोगे काम चल जाएगा। और आपको मैं आगे चीज़ बता दूं कि क्या था इसमें, कहा गया था जो भारी उद्योग है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, औद्योगिकरण है, इंडस्ट्री को तेज करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? एग्रीकल्चर को, कृषि को दी गई थी। 1951 से अगर मैं बात करूं और आपको 2017 तक जाना हो तो देखो बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, एक तो तीसरी योजना के बाद, एक 5वीं योजना के बाद और एक 7वीं योजना के बाद कुछ कुछ गैप आया है, और उस गैप के अलावा बाकी सभी जगह पे योजनाएं लगातार चलती रही हैं। आपको ये याद होना चाहिए किस पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हुआ था। कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा होगा आपको लगा होगा सर इतना सस्ता क्वेश्चन आप कैसे ले आए हो, तो ये सस्ता क्वेश्चन है इसीलिए आंसर बता दिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा बड़ी लगेगी।
समझना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद करोगे कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अन्य प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों की रूपरेखा के आधार पर अंशधारियों के बैंक के रूप में हुई थी। 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बात बिल्कुल सही। रिजर्व बैंक को देश में करेंसी नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। बात बिल्कुल सही है कि रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजों के जमाने का 1934 का आरबीआई एक्ट, जबकि इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 को। तो ये आपको चीज़ें याद हो रही होंगी, उम्मीद करता हूँ आपसे ऐसी, और आपको ये क्वेश्चन देख करके खुशी होगी। जिनको भी लग रहा होगा कि आप जो क्वेश्चन लाए हो, जो एमसीक्यू लाए हो, उसका थोड़ा सा लेवल है नहीं सर, तो ये क्वेश्चन देखोगे आपको ये लेवल अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो भारतीय संविधान हमारा आर्टिकल के बारे में बात करता है, पार्ट के बारे में यानी कि भाग के बारे में बताता है, और हमारे को अनुसूचियों या शेड्यूल के बारे में बताता है। तो किस आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, तो बात करेंगे कि आर्टिकल है 169। क्या है? आर्टिकल है 169। 169 कहता है कि विधान परिषद क्या, स्टेट लेजिस्लेचर जो काउंसिल होती है ना, स्टेट की जो काउंसिल होती है, जो उसकी बात की जा रही है, विधान परिषद की कैसे बनेगी बोला गया। तो 169 से बनाई या समाप्त की जा सकती है, लेकिन क्या प्रोसेस है भाई वो देखो। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्त का प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्त कर सकती है। मतलब देखो, अगर वो कोई भी विधानसभा, जैसे अभी क्या करा, जो वेस्ट बंगाल की हमारी दीदी है, वही वाली दीदी जिसे आप जानते हो खेला होबे के नाम से, उन्होंने अपनी विधानसभा से 2/3 मेजॉरिटी, देखो मान लो कोई भी नंबर है, जैसे आप ले लो 300 का 2/3 जैसे ही निकालोगे तो ये हो जाएगा 200। मतलब 200 लोगों से आप बिल पास करवाओ और उसको संसद के पास भेज दो, संसद उसमें विधान के अकॉर्डिंग उसको पास करती है और आपके राज्य में एक विधान परिषद का सृजन हो जाता है, एक विधान परिषद बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है ना, तो लोकसभा होती है भाई विधानसभा, ठीक है, उसके बराबर, मतलब उससे समान मान लेते हो कि राज्य में वो विधानसभा जैसा काम, अगर केंद्र में लोकसभा है तो राज्य में क्या हो जाएगी, राज्य में हो जाएगी विधानसभा, काम करती है। लोकसभा वहां पर, अगर लोकसभा में आपका बहुमत है आप पीएम बना सकते हो, विधानसभा में आपका बहुमत है आप सीएम बना सकते हो। राज्यसभा हमारे यहाँ है ही निरंतर चलने वाला सदन, विधानसभा ऐसा नहीं है, लेकिन विधानसभा एक वरिष्ठ लोगों का समूह है, ऐसा माना गया है कि स्टेट के अंदर वो अपर हाउस है। विधान परिषद, ठीक है, तो विधान परिषद हो जाएगा, विधान परिषद है, विधान परिषद वो हाउस है, वो राज्यसभा की तरह काम करता है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आप समझने के लिए उससे को सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। हमारे सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कितने स्टेट में? 6 स्टेट में विधान परिषद है। राज्य वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? क्या अखिल भारतीय, देखो खिलाफत सम्मेलन की बात की जा रही है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, वहां जाकर के भी आप एक बार वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको सभी मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू मिल जाएं। ठीक है, 1919 की बात है, खिलाफत सम्मेलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट याद कीजिए। महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्या रीजन था? कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो भयानक आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे और आपको बहुत ही आनंदित करेंगे। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन, सॉरी माफ कीजिएगा, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन गांधी जी चलाना चाह रहे थे, देश भर में चलाना चाह रहे थे, उसमें मुसलमानों का सहयोग मिल पाए, इस कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन किया था। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। बात बिल्कुल सही।
कि भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो ये घोषणा की कब थी, डेट आपको बतानी है, मतलब तारीख यहाँ पर लिखी नहीं है, ईयर के हिसाब से आपको बताना है कौन सा ईयर रहा होगा, है ना। अगर सिर्फ 1946 कर दें तो आप मान लीजिए कि वर्ष 1946 की बात है, फरवरी की है, अप्रैल की है, जून की है, ये 47 है, ये 47 है, तो आपको ये बताना है कि जून 1948 तक कर देंगे, ये वाली बात उन्होंने कब की थी। तो ज़रा देखते हैं, आपको समझाते हैं कि ये कब की थी। तो देखो ये है 20 फरवरी 1947। कब? 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। 1948 की बात की थी कि 1948 के पहले ही, है ना, 1948 में राज देंगे, लेकिन ये घोषणा कब कर रहे हैं? 20 फरवरी 1947 को। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी थी। और उसके आगे की कहानी आपको मालूम है। भारत भारती के लेखक, भारत भारती के लेखक कौन है? मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। अगर ये आपने नहीं पढ़े तो बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स में भी आता है। आज हमने 2 बुकों की बात करी, भारत भारती की हमने बात करी अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इंडिया डिवाइडेड की, ठीक है। तो ये बातें कुछ आपको याद रखनी है। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि, क्या याद रखोगे? राष्ट्र कवि कहा गया है इन्हें, राष्ट्र कवि, राष्ट्रगुरु नहीं, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयधर्त वध, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन तो आसान है फिर। राष्ट्र कवि की उपाधि अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? ये वाली बात है, आंसर हो जाएगा ये थे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को और 4 चांद लगा देंगे। अगर आपको इसी तरह की एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को, और यूट्यूब पे तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपकी तैयारी को और अच्छा बना पाएँ। और आप हमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हुए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।